रहीम नाजरीन, वैली मीडिया नेटवर्क नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुश्ताक शमी। हमारी इस मकबूल आम चैनल के तमाम व्यूवर्स को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन, पेश है हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम अवामी मसाइल। आज इस प्रोग्राम का दूसरा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के शुमारे में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है आशा वर्कर्स को दरपेश मसाइल। आशा यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। इन वर्कर्स को नेशनल कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स भी कहा जाता है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिल वक्त शहर गाम में ख़वातीन आशा वर्कर्स हर जगह नज़र आते हैं। ये दरअसल फील्ड वर्कर्स हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के NHM प्रोग्राम यानी नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत मिशन स्कीम के तहत फील्ड में अपना काम सर अंजाम देते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन एक मरकज़ी स्कीम है जिसको मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान मौरिस वजूद लाया जा चुका था। आशा वर्कर्स का बुनियादी जो काम है वो है गाँव देहात और शहरों में रहने बसने वाले गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली हामिला ख़वातीन को हमल के दौरान, फिर डिलीवरी के वक्त और फिर डिलीवरी के बाद दोनों जच्चा व बच्चा को तिब्बी, ग़िज़ाई और ट्रांसपोर्ट सहूलियात बहम पहुँचाना है। इसके अलावा इन वर्कर्स को ऐसे घरों का मुसलसल विज़िट करना होता है जिन घरों में हामिला ख़वातीन या नर्सिंग मदर्स रिहाइश पजीर हों, ताकि इनको सेहत सफाई, खान पान और ब्रेस्ट फीडिंग जैसे अहम मामलात के हवाले से काउंसलिंग फराहम की जाए। तिब्बी और तंदुरुस्ती के एतबार से अवामी अहमियत के हामिल ये तमाम काम सरअंजाम देने के लिए सरकार इन वर्कर्स को मेहनताने के तौर पर एक मामूली रकम फराहम करती है, लेकिन बताया जाता है कि इन वर्कर्स से सरकार अब ऐसे और भी बहुत सारे काम लेती है जिन कामों से इन वर्कर्स को असाइनमेंट के हिसाब से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी न इनको फराहम किए जा रहे मखसूस मेहनताना यानी इंसेंटिव्स में इजाफ़ा किया जा रहा है और न ही इनकी सर्विस को बाकायदा बनाने की तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। नतीजा ये निकलता है कि ये वर्कर्स ज़हनी और जिस्मानी परेशानियों में मुब्तला हो चुकी हैं। सड़कों पर निकलकर आशा वर्कर्स ने बहुत बार सरकार की तवज्जो इनको दरपेश मसाइल की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिशें सरकार की अदम तवज्जुही के सबब अभी तक बराबर साबित न हो पाई। इनकी जायज़ मांगों की तरफ न सरकार ने न ही इंतज़ामिया ने आज तक कोई तवज्जो देने की जहमत गवारा की। आज वैली मीडिया नेटवर्क ने इरादा जाहिर कर दिया कि इन बहनों की आवाज़ को हम ऑनरेबल LG बराए यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा जी की नोटिस में लाने की कोशिश करें, ताकि इन मजबूर, महकूम और बे आवाज़ बहनों को जो दरपेश मसाइल हैं इनका अजाला मुमकिन हो पाए। क्या है इन आशा वर्कर्स को दरपेश मसाइल, मुश्किलात और क्या है इनके मुतालबात, ये सब हम इन्हीं की ज़ुबान से समाअत करेंगे और हुकाम बाला खासकर गवर्नर मौसूफ को गौश गुजार करने की सही करेंगे। हमने इस हवाले से राब्ता कायम किया है ITUC यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस कश्मीर डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा रिफत आरा जी से। रिफत जी, हाँ, आप ITUC की ये जो कश्मीर डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी है जी सर, और आप आशा वर्कर भी है खुद। जी सर। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है अवामी मसाइल में, तो इसमें हमने आशा वर्कर्स को दरपेश मसाइल को ही आज छेड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हैं आपके मसाइल, क्या हैं आपके मुश्किलात, क्या हैं आपके मुतालबात। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी आशा वर्कर्स हैं फिल वक्त कश्मीर डिवीज़न में। लगभग 9,000 आशा वर्कर। 9,000 के करीब। जी, 9,000 के करीब। जी, आशा वर्कर्स का जो बुनियादी काम है रिफत जी, वो क्या है? जी सर, आप सुनिए मेरी बात। पहले CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं जी। उसके बावजूद उसके साथ साथ मैं एक आशा हूँ। आशा हम
2006 میں تعینات کیے گئے ہیں. ہمیں ایک کام سونپا دیا گیا تھا کہ عوام کو میٹرنل ڈیتھ اور انفیکٹ ڈیتھ کم کرنی تھی. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائیں گھر میں ڈلیوری دیتی تھی اس وقت اس کا بچہ مر جاتا تھا یا اس کی ماں مر جاتی تھی. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ WHO نے کیا کیا کہ یہ حالات جو ہوتے تھے انڈیا میں زیادہ ہوتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انڈیا میں ایک اسکیم رکھی ہے آشا میننگ ایکوریٹڈ سوشل ہیلتھ ایکٹیویٹیز فیسیلیٹیٹر پرووائڈر. ہمیں کیا کرنا تھا, ہمیں ایک برج بنایا گیا تھا ہیلتھ اور اپنی گاؤں کے درمیان کہ ہیلتھ برج ہمیں بنایا گیا تھا کہ آپ لوگ ہیلتھ کی انفارمیشن گاؤں میں اپنی دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا تھا. ہمیں ماں جو ڈیلیوری دیتی تھی وہ ہمیں ہاسپٹل میں کروانی تھی, گھر میں نہیں کروانی تھی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ کام بہت اچھی طرح سے کیا. پھر NHM نے کیا دیکھا, پہلے یہ NRHM تھا, نیشنل رورل ہیلتھ مشن, جو ہمیں کیا کرنا تھا صرف گاؤں میں دیکھنا تھا. پھر کیا ہو گیا کہ یہ گاؤں میں ہی زیادہ اچھی طرح سے نہیں چلی, پھر یہ شہروں میں بھی چلی. پھر ہو گیا NHM نیشنل ہیلتھ مشن. تو ہمیں کیا کرنا تھا, ہمیں یہ کام کرنا تھا کہ ماں اور بچہ کی دیکھ بھال کرنی, بچہ اور بچہ کی دیکھ بھال کرنا ہے, دیکھ بھال کرنی تھی. پھر کیا ہوا, اس میں اور ایک اسکیم آ گئی JSSK جننی ششو سرکشا کاریکرم. ہمیں کیا کرنا تھا, اس میں ہمیں ڈلیوری کے وقت بچہ ماں کو ڈائٹ دینا تھا, بچہ کو کیا کرنا تھا, اس کی امیونائزیشن کرنی تھی. تو وہ ڈائٹ جو اس وقت ہاسپٹل میں ہو جاتی تھی, ماں کی ایک ڈلیوری ہو جاتی تھی, اس میں کیا ہوتا تھا کہ سب کچھ وہاں فری ملتا تھا, چاہے اس کا آپریشن LSCS ہو یا نارمل ڈلیوری ہوتی تھی تو ہاسپٹل والے NHM والے ہی وہ دوائی میڈیسن سب وہاں فراہم کرتے تھے. پھر کیا ہوا, اس میں اور ایک اسکیم آئی JSY جننی سرکشا یوجنا. اس میں کیا کرنا تھا کہ ہمیں اس کے بعد ایک ماں کو پیسے دلوانے تھے, جو رورل ایریا میں 1400 روپے دیتے ہیں اور اربن ایریا میں 1000 روپے دیتے ہیں. اس کے بعد اس میں اور ایک اسکیم انہوں نے جوڑی ہے RBSK راشٹریہ بال سرشتا کاریکرم. اس میں کیا کرنا تھا, جب ڈلیوری ہو جاتی تھی, خدا نخواستہ کسی بچے کی پرابلم ہو جاتی تھی, پرابلم کیا ہوتی تھی, یا اس کا ماں منہ پھٹا ہوا تھا, کان پھٹا ہوا تھا, یا اس کے ہارٹ میں چھید ہوتی تھی, تو یہ RBSK کیا کرا, ہمیں ان سے اس وقت رابطہ کرنا پڑتا تھا اور ان کو بچے کی ڈیٹیل دینی پڑتی تھی. 1 سال تک اس بچے کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا وہ RBSK فری کرواتا ہے. RBSK راشٹریہ بال سرشتا کاریکرم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں 1 ہفتہ دیا گیا ہے کہ 1 ہفتے میں آشا کو کیا کیا کرنا ہے. 1 ہفتے میں ہمیں منڈے ہاسپٹل جانا ہے EMC بینیفیشریز کے ساتھ, دوسرے دن ہمیں VHND کرنا ہے, ولیج ہیلتھ نیوٹریشن ڈے. اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو نیوٹریشن دینی پڑتی ہے آنگن واڑی سینٹروں پر. اس کے اگلے دن کیا کرنا پڑتا ہے, ولیج ہیلتھ نیوٹریشن سینیٹیشن کمیٹی جو سرپنچ گاؤں میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تعینات کیے گئے ہیں. NHM والوں نے آشا دے گی ساری انفارمیشن. تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, امیونائزیشن بچے کی کروانی ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اور ایک کام, ہمیں گھر پر 24 گھنٹے نہیں رہنا ہے, ہمیں صرف کام کرنا ہے, صرف کام کرنا ہے. آشا کو الرٹ ہونا ہے 24 آورز کہ جب بھی ہیلتھ والے ہمیں بلائے ہمیں وہاں پریزنٹ ہو جانا ہے, ہمیں سب کام کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے ہمیں 2000 روپے اونلی منتھلی انسینٹیوز رکھے ہیں, نو پیمنٹ نو تنخواہ, اونلی انسینٹیوز. ہمیں 10 کام دکھانے ہیں 1 مہینے کے لیے, ہمیں وہاں کیا ملتا تھا 2000 روپے ملتے. وہ 2000 روپے بھی ہمیں وقت پر نہیں ملتے ہیں, 4 مہینے کے بعد ملتے ہیں, 6 مہینے کے بعد ملتے ہیں, 8 مہینے کے بعد. شمیم صاحب آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑی ہے, بازار کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے. ہمیں اس 2000 روپیہ میں کچھ نہیں آتا, وہ پہلے سے ہی خرچ ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں 2000 روپے ڈالتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے بھیک نہیں مانگتے, ہم گورنمنٹ سے مانگتے ہیں اپنی کام کا اجرا, اپنی کام کا تنخواہ. آپ دیکھیں کہ آشا کیا کرے اس وقت, ایک گاؤں میں آشا کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کا ہماری کام دیکھنی چاہیے. اگر NHM بولتا ہے کہ آشا ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, تو وہ کیا ریڑھ کی ہڈی کو ہی تو پھر NHM کس کام کا. پہلے آشا
आई NHM में, फिर मेडिकल स्टाफ आया, फिर डॉक्टर्स आए, नर्सेज आए। तो उनको देखना है कि अगर हम पिछले 14 साल से काम करें तो किस बिना पर कर रहे हैं, किस वजूद पर कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी बोलती हूँ कि हम गवर्नमेंट से भीख नहीं मांगते, हम गवर्नमेंट से मांगते हैं हमारे काम का उजरा। आजकल के वक्त में हमारे गांव में एक और प्रोग्राम चलता है, बैक टू विलेज। उस बैक टू विलेज में क्या करना है, आशा को 24 आवर्स खड़ा रहना है। इसके बाद और एक स्कीम आजकल चल रही है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में क्या करना है, आशा को हाउस टू हाउस जाना पड़ता है, लोगों को एजुकेशन देनी थी कि आयुष्मान भारत कार्ड, गोल्डन कार्ड आता है, उसमें कितनी फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, काउंसलिंग देनी पड़ती है आपको, काउंसलिंग देनी पड़ती है, कितनी काउंसलिंग करते हैं आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद कोविड आया, कोविड में हमें हाउस टू हाउस जाना पड़ा, हमें ये पेशेंट निकालने पड़ी। हमने गवर्नमेंट से अपील की है हमें किट दे दो, सेफ्टी किट दे दो, हमें ग्लव्स दे दो, मास्क दे दो, लेकिन नहीं दिए गवर्नमेंट। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हम आशाओं से कितना काम कर रहे हैं और आशा बेचारी छुप छाप काम करते हैं। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, या ये प्रोग्राम बंद करो या हमें तनख्वाह दे दो, हमारी काम नहीं कर। रिफत जी जी सर, आप मुझे सुन रही है? जी सर। जी नटशल में आपका जो कहने का मतलब है, आपसे बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो मेहनताना है, इंसेंटिव्स है, वो बिल्कुल ही कम आपको मिल रहा है। यानी आज के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में 2000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो बिल्कुल आपका बताना सही है, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो 2000 रुपए आपको मिलते हैं, क्या ये वक्त पर मिलते हैं आपको? नहीं सर, कहाँ मिलते हैं, 1 साल के बाद मिलते हैं, 6 महीने के बाद मिलते हैं, 8 महीने के बाद मिलते हैं, लेकिन काम हमें वक्त पर करना है। जी काम हमें वक्त पर करना है, लेकिन उजरत हमारी वक्त पर नहीं मिलती है। उजरत वक्त पर नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, और घरेलू जरूरियात जो हैं इन 2000 रुपए से पूरी भी नहीं होती है। क्या पूरी होगी जी शमीन साहब, और देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है। बहुत 2000 रुपए हमारा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग असर से अल्लाह काम करें, लेकिन सच बात है जी। लेकिन हमारा पेट भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा घर भी है। अच्छा, ये जो कोविड-19 रिफत जी सर, आपने बताया कि ये जो कोविड-19 महामारी के दौरान ये जो मामलात खड़े हुए हैं, इसमें भी आपसे सरकार ने खिदमत हासिल की, और ये जो आजकल बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी आप की खिदमत हासिल की जा रही है। क्या इन प्रोग्राम्स को आगे ले जाने के लिए या इनमें सरकार की इमदाद करने के लिए आपको अलग से कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं? नो सर, नेवर। जो कोविड-19 हमने किया है उसमें हमें इंसेंटिव मिले जी, इस महीने में 1000 रुपए हमें मिले हैं, लेकिन क्या हुआ, विदाउट सिक्योरिटी हमें निकाला गया, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई किट ही नहीं मिला जो हम अपनी सिक्योरिटी रखते, सेफ्टी किट। तो उन्होंने क्या बोला कि हर एक घर में जाओ, हमें अपने आंखों से स्क्रीनिंग करनी पड़ी उन घरों में जिन घरों में कोविड पेशेंट थे, हमें जाना पड़ा। कोविड-19 में मेन रोल सिर्फ एक आशा का रहा जी, हर जगह हर वक्त सिर्फ एक आशा का रहा जी। लेकिन ये जो बैक टू विलेज है, इसमें हमें सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई फंड नहीं हमें मिला है। आयुष्मान भारत हम कर रहे हैं, और एक स्कीम है शमीम साहब, मैंने पहले ही बोला आपको, आयुष्मान भारत आजकल चल रहा है, गोल्डन कार्ड जिसमें आते हैं जी। तो हमें क्या करना है, हमें घर हाउस टू हाउस जाना पड़ता है, एक घर से निकल के दूसरे घर जाना, लोगों को समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आयुष्मान भारत है क्या, गोल्डन कार्ड है क्या। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारा 24 घंटा काम है, ना हमें दिन है ना ही रात है। शुक्रिया रिफत जी, आपने आशा वर्कर्स को जो दरपेश मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तफसील के साथ हमारे साथ ये सारी बातें आपने शेयर की हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इन बातों को हम इंतज़ामिया के पास या फिर गवर्नर मासूब के पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आपको हक मिले। आशा वर्कर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से वादी के मारूफ सियासी लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो CITU के सरप्रस्त आला भी हैं, के साथ फ़ोन लाइन पर रब्ता कायम किया। तारिगामी साहब इस वक्त फ़ोन लाइन पर वैली मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं। तारिगामी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वैली मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया।
ہاں جی، آج ہم نے جو موضوع چھیڑا ہے وہ ہے آشا ورکرز کو درپیش مسائل اور معاملات. آپ اس بارے میں بہت کام کر چکے ہیں سر، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت کچھ کہنا بھی ہے اور بہت کچھ سننا بھی ہے، تو کبھی ملاقات ہوگی آمنے سامنے تو آپ کے تجاویز بھی سنیں گے ایسے معاملات کے بارے میں. جی دیکھیے، جہاں تک آشا ورکرز کا تعلق ہے، جی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی پوری عالمی انسانیت ایک سنگین بحران سے دوچار ہے، جسے پیندیمک کے نام سے جانا جاتا ہے، جی کووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور آج ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پبلک ہیلتھ سسٹم کی افادیت کیا ہے، کس قدر ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کا ہونا اور اس میں کام کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور سب سے بڑھ کر گراؤنڈ پر کام کرنے والی ہماری یہ بچیاں، بہنیں جنہیں آشا ورکر کہا جاتا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، کئی ڈاکٹرز نے اپنی جانیں دے دی ہیں، جی سر، بالکل صحیح. کئی نرسز نے اور کئی پیرامیڈیکل سٹاف جس میں آشا ورکر بھی شامل جی ہیں، جی جی سر. زندگی کا نذرانہ پیش کیا بیماروں کو بچانے کے لیے. مبارکباد کے مستحق ہے وہ. ان کی یاد کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، بار بار یاد کیا جائے گا. یہی ہیروز ہے جو بنی نوع انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. جی آج کے دور میں مجھے بتائیے، جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ اور باقی جو ایڈوائزریز ہیں، تب بھی ہمارے آشا ورکرز گاؤں جاتی ہیں، دور دراز علاقوں میں جاتی ہیں. اور یہ بھی آپ معلوم کر لیجیے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، جی کہ کس قدر ان کے پاس پروٹیکشن کا جو اکوپمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے سر، وہ نہیں ہے سر، بالکل بالکل. آپ خود ان سے بات کر لیجیے. یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، انہیں گھر گھر جانا ہے، انہیں بتانا ہے، تعلیم دینی ہے. اور یہ بھی کہ دور دراز علاقوں میں یہ نہیں ہے، بڑگام کا، کلگام کا، آج بولا دیکھ لیجیے آپ، آج بانہا دیکھ لیجیے، جی آج پوری کا علاقہ دیکھ لیجیے، جہاں پہاڑوں پر جانا پڑتا ہے ان بچیوں کو اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے، رات کو بھی اور دن کو بھی. کیا انہیں ویجز نہیں ملنے چاہیے؟ مختصر سا سوال ہے میرا. جی کوئی بھی شخص کام کرے سوسائٹی میں، وہ تو اس بات کا مستحق ہے کہ اسے معاوضہ ملے تاکہ وہ بال بچوں کو کم از کم ان کا پیٹ پالے، جی سر. اپنے معاملات سنبھالنے کے قابل بنے. یہ جو آشا ورکرز ہے، آپ آفیسر سے بات کر لیجیے، ان کو ملتا کیا ہے؟ آنرینیم بھی نہیں نہ، جنہیں آپ ویجز کہتے ہیں ایک ورکر کی حیثیت سے، وہ بھی نہیں. جی انسینٹیو مل رہا ہے، اور وہ بھی کتنا؟ 2000 روپے سے. کیا ہے؟ بازار میں جائیے، بالکل. آج یہاں کہہ دیجیے بڑے بڑے لوگوں کو کہیے بازار میں جا کر دیکھ لیں بازار کہاں پہنچ گیا ہے. پہلے کہہ رہے تھے آسمان کی حدیں، اب اس سے بھی پار یہ ماہی کا سلسلہ بڑھتے جا رہا ہے. جی سر. کہاں جائیں گے کہ ہماری بچیاں؟ 1000 2000 روپے پر کیسے گزارا ہوگا؟ اور وہ بھی وقت پر نہیں ملتا. وہ بی ایم او صاحب، سی ایم او صاحب وغیرہ صاحب، بڑی چین ہے صاحبوں کی، وہ بھی وقت پر نہیں ملتی. جی اس وقت 10 لاکھ کی تعداد ہے پورے ملک میں آشا ورکرز کی. جی سر. یہاں بھی ہمارے اس خطے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، جموں میں بھی ہے، لداخ میں بھی ہے.
कश्मीर में दी है? लगभग 9,000 सर। आप मुझे ये बताइए, जी अगर ये काम करती हैं तो उनका वर्कर का दर्जा दे दीजिए। ये तो जो लेबर कॉन्फ्रेंस है, लेबर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जिसको सरकार ने भी, वो एक ऐसा इदारा है कि सरकार भी उनकी सिफारिशात को प्रॉपर मुनासिब समझी है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2 इजलासों में तजावीज दे दी आशा वर्कर्स के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में, हेल्पर्स के बारे में, मिड डे मील के वर्कर्स के बारे में। भाई इनको वर्कर का दर्जा दे दो। तारिक साहब, ये भी कहा है कि वर्कर का दर्जा देकर इनको 21,000 रुपए तनख्वाह दे दो जी और पेंशन दे दो 10,000 रुपया। जी ये तारिगानी अकेले नहीं कहता है, जी ये वो इदारे कहते हैं जो इदारे खुद सरकार ने कायम किए हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पास पैकेजेस हैं सरकार के पास, लेकिन वो बड़े मगरमच्छों के पास अगर वो पैसा कहाँ जाता है, किनके खजाने में जाता है, किनके घरों में जाता है, उधर ही जाता है जिनके पास बहुत कुछ है, बड़े 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 इसासे हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में कॉर्पोरेट लोग कहते हैं। जी जी वो आम लोग नहीं हैं। हमने मुतालबा किया था जी भाई यहाँ जो आशा वर्कर्स है पूरे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक सर। यानी अगर कोई शख्स मसलन यदि सरकारी मुलाजिमत में, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला शख्स जो उसे वेजेस मिले, अगर दूसरे यदि आरजी मुलाजिम हो, वो काम करने वाला हो, वो भी उतना ही काम करता है, उसी लेवल की सर्विस अंजाम देता है, उसे भी वही मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बिल्कुल। तारिक साहब, तारिक साहब, हाँ, ये जो पेंडेमिक की अभी बात कर रहे थे, या जो ये बैक टू विलेज, हर काम में इनको इन्वॉल्व किया जाता है सर। ये जो कोविड-19 का ये जो महामारी का सिलसिला चला सर, उस जी जी स्कीमों में काम करने वाले और लोग, जो आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स, मिड डे मील, अगर गांवों में कोई भी काम हो, इनको इन्वॉल्व किया जाता है उसमें, इनको ड्यूटी पर लगाया जाता है, जो कि इनका काम नहीं है। वही सर मैं आपसे जी, अगर गांवों में कोई भी काम हो, यदि आप कहते हैं पेंडेमिक के लिए वगैरह, हालांकि इनका काम डिफाइंड है, लेकिन मैं यहाँ पर कम से कम पेंडेमिक की सिचुएशन में इनके काम की सराहना भी करता हूँ, और साथ ही साथ इन्हें ये गुजारिश भी कर लूंगा, इंसानियत की खातिर ये फरीजा अंजाम देने में हिचकिचाना नहीं। ये एक सवाब का काम है, ये काम है, अच्छा काम है। सरकार जो भी करे बर्ताव आपके साथ, आप लगे रहे अपने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से आप इस बारे में क्या मुतालबा करेंगे सर? तो सुनील, पता नहीं कि आपकी बात, आपकी चैनल को जी, मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार कुछ अच्छा कीजिए यहाँ आकर, और वो यही है जो स्कीमों में काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पर जो NRHM में काम करने वाले हैं, अभी तक आरजी है, उनको बार बार अश्योर किया गया है मुस्तकिल करने का, जिसमें आशा वर्कर्स भी शामिल हैं। ये वादा निभाइए, ये दिल जीतिए आप इन लोगों के जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना हमारी सोसाइटी को की जान और माल की हिफाजत करते हैं, और वो काम अंजाम दे रहे हैं जो शायद आज के हालात में बड़ा कठिन नजर आता है, बड़ा मुश्किल नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। कोई बात। ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिक अहमद साहब, जो रियासत जम्मू कश्मीर के मायानाज सियासी लीडर हैं, और ये आशा वर्कर्स के मामले पर अपने तअस्सुरात का इजहार कर रहे हैं। हमारे आज के शुमारे का वक्त
ख़त्म हुआ चाहता है। अगले शुमारे में हम और कोई मसला लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।